नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनअकैडमी राजस्थान एग्जाम्स पर। मैं आपका दोस्त पंकज शर्मा हाजिर हूं आपके सामने इंडियन पॉलिटी की क्लास लेकर के, भारतीय संविधान की क्लास लेकर के। मैं उम्मीद करता हूं कि पिछली कक्षाओं में जो हम लगातार पढ़ रहे हैं, भाग एक भाग दो के बारे में हम जानकारी हासिल कर चुके हैं, संघ और उसके राज्य क्षेत्र एवं नागरिकता के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं भाग 3 के बारे में, मूल अधिकारों के बारे में। लास्ट वीक जब हम पढ़ रहे थे तो हमने देखा था भारतीय संविधान के विकास का इतिहास क्रम, और उस इतिहास क्रम में हमने मूल अधिकारों के बारे में बार बार चर्चा करी थी। तो मेरे बहुत सारे दोस्त, उनमें क्यूरियोसिटी भी थी कि सर मूल अधिकार हम कब पढ़ने वाले हैं, क्योंकि मूल अधिकार और भाग 3 जिसे भारतीय संविधान में मैग्ना कार्टा कहा गया है, उसके बारे में हम कब पढ़ेंगे। तो वो दोस्तों, वो क्षण आ गया है, वो दिन आ गया है। आज हम स्टार्ट करेंगे मूल अधिकारों के बारे में। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में फंडामेंटल राइट्स से सवाल पूछा ही जाएगा। तो इन्हें हम बहुत प्यार से, शांति से, आराम से, धीरे धीरे समझकर पढ़ेंगे, चाहे एक दो दिन हमें ज़्यादा लग जाए। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपका दोस्त पंकज शर्मा, मेंटोर एंड कोच फॉर योर आरपीएससी एग्जाम्स विथ 3 years of experience in Indian polity, history and current affairs, expert in exam planning and strategy, एंड आप जैसे कुछ 3000 से ज़्यादा दोस्त अब तक मेरे साथ जुड़ चुके हैं, और अब आप दोस्तों की बारी है, और हम अच्छे से पढ़ेंगे और एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त करेंगे। हम आगे बढ़ें उससे पहले आप दोस्तों की हम मदद करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हमारी पूरी टीम पूरी तरह से तैयार है, लेकिन आपको भी हमारी मदद करनी होगी। हम आप तक पहुंच सकें हमारे पूरे एग्ज़ाम सिलेबस के साथ में, पूरे डाउट क्लियरिंग सेशंस के साथ में, टेस्ट सीरीज के साथ में, लाइव क्लासेस के साथ में। जो भी सामने आप ऑप्शन देख रहे हैं, लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लियरिंग क्लासेस, फुल सिलेबस कवर, इन सब चीज़ों के साथ हम आपके पास पहुंचना चाहते हैं, आपके स्टडी रूम तक पहुंचना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। तो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के क्या फ़ायदे हैं? आपको सभी एजुकेटर्स की लाइव स्ट्रक्चर्ड क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है दोस्तों, एजुकेटर्स आपकी परीक्षा की पूरी तैयारी करवाएंगे। आप अनलिमिटेड लाइव क्लासेस देख सकते हैं। वीकली क्विज कॉम्पिटिशन्स होते हैं। सभी प्लस कोर्सेज में डाउट क्लियरिंग क्लासेस होंगी आपके लिए। प्लस कोर्सेज में सब्जेक्ट को समझने के नए और आकर्षक तरीके आपके सामने एजुकेटर्स लेकर के आएंगे। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन विथ एनिमेटेड वीडियोस एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। पीडीएफ्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगी, और साथ में सबसे इम्पॉर्टेंट, जो सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल है, वो है राइट गाइडेंस, करेक्ट गाइडेंस। बिकॉज इन दिस टाइम when we see the cutthroat competition around us, so on that time we need the proper and correct guidance। तो अगर सही मार्गदर्शन आपको मिलेगा तो आप अपने एग्जाम में सफलता आसानी से हासिल कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, क्या करना होगा आपको? उसके लिए प्ले स्टोर पे जाके अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा, और उसे इंस्टॉल करके आपको प्लस ऑप्शन पे जाना होगा। वहां पर आपको मैनेज गोल्स दिखाई देंगे, और उस मैनेज गोल्स में आपको आरपीएससी को चूज करना होगा, और यहाँ पर जो गेट सब्सक्रिप्शन दिखाई दे रहा है, इसको क्लिक कर देना होगा। उसके बाद में आपके सामने कोर्सेस जो हैं 1 year, 2 year, 12 months और 24 months के कोर्सेज आपको दिखाई देंगे। जो बच्चे नए हैं, जिन्होंने फ्रेश प्रिपरेशन स्टार्ट करी है, उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि आप 2 साल का कोर्स लें, जिससे आप अच्छे से पढ़ पाएँ, रिवाइज कर पाएँ और चीज़ों को अच्छे से समझ पाएँ। साथ ही साथ जब आप सब्सक्रिप्शन कर लेंगे, कोर्स को कंफर्म कर लेंगे, तो आपको वहां पर एक रेफरल कोड यूज लेना होगा, जहां पर अगर आप मेरा नाम
पंकज सर, आपके दोस्त का नाम यूज लेते हैं, पंकज सर का नाम यूज लेते हैं, तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। यानी फायदा ही फायदा है अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने में प्लस कोर्स को खरीदने में। ठीक है दोस्तों, टेलीग्राम ऐप पर अनअकैडमी आरपीएससी को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे हमारे आपको नोट्स और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस मिलते रहेंगे। ठीक है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, राजस्थान एग्जाम अनअकैडमी, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको टाइम टू टाइम जो भी वीडियोस अपडेट हो रहे हैं यूट्यूब पर, वो आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। सो हम आज बढ़ेंगे हमारे आज के नए टॉपिक पर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पर्सपेक्टिव से भी। तो आज हम देखेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ेंगे। फंडामेंटल राइट्स यानी मूलभूत अधिकार। फंडामेंटल राइट्स क्या हैं? मूलभूत अधिकार हैं। मूल यानी बेसिक राइट्स। तो आप समझ सकते हैं कि जितने भी अधिकार, चाहे वो संवैधानिक अधिकार हो या वो विधिक अधिकार यानी कानूनी अधिकार हो, तो फंडामेंटल राइट्स इन सभी अधिकारों का क्या है? एक बेस है। जैसे हमारा जो घर है, हम जिस बिल्डिंग में बैठे हैं, उसकी जो बेस है वो क्या है? उसकी नींव है, जिसे गहरा गड्ढा खोदकर भरा गया, जिससे कि जो हमारा घर है, हमारा ऑफिस है, जो बिल्डिंग है, वो मजबूती के साथ टिकी रहे। तो उसी प्रकार संवैधानिक अधिकार हैं, जो हमारे कानूनी अधिकार हैं, जितने भी राइट्स हमारे पास हैं, उन सभी राइट्स को हम हमारी लाइफ में प्रॉपरली बनाए रखें। उसके लिए जरूरी है कि हमारे बेसिक राइट्स, हमारे फंडामेंटल राइट्स हमारे पास होने चाहिए। अगर फंडामेंटल राइट्स आपके पास में हैं, मूलभूत अधिकार आपके पास में हैं, तो आप अपने अन्य अधिकारों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं और उन्हें अचीव कर सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, आपको ये समझ में आया होगा कि सर फंडामेंटल राइट्स वो राइट्स हैं, वो बेसिक राइट्स हैं जो हमारे पास इसलिए होने जरूरी हैं, जिनसे हम हमारे अन्य अधिकारों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ये तो हो गई अधिकारों की बात। दूसरा और पॉइंट समझिए कि फंडामेंटल राइट्स क्यों जरूरी हैं, और ये फंडामेंटल राइट्स हैं क्या, पहले हम इनको देख लेते हैं, क्योंकि उन शब्दों का आपके दिमाग में होना जरूरी है। जब वो शब्द आपके दिमाग में होंगे, अधिकार आपके दिमाग में होंगे, तो आप आसानी से समझ पाएंगे कि व्हाई फंडामेंटल राइट्स आर सो मच इंपॉर्टेंट। सो आप सामने देख सकते हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में। राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो मेरे दोस्तों, आपको ये अधिकार समझ में आए कि कौन कौन से मूलभूत अधिकार हैं। तो अब आप जो शब्द मैं आपको बता रहा हूं, उन शब्दों पर गौर करिएगा। समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, धर्म की स्वतंत्रता, शिक्षा का अधिकार, धार्मिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता। समझ गए? यानी कि दो महत्वपूर्ण बेसिक वर्ड जो हमें दिखाई देते हैं, वो बेसिक वर्ड हमें यहां दिखाई दे रहे हैं। समानता, समानता एंड स्वतंत्रता। तो अब ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। स्वतंत्रता शब्द के बारे में तो सभी दोस्त वैसे भी जानते होंगे, क्योंकि जीवन में चाहे वो हमारा घर हो, हमारी कॉलोनी हो, हमारा राज्य हो या हमारा देश हो, अगर हमें जो हमारा ह्यूमन लाइफ है,
जो हमारी पर्सनल लाइफ है, प्राइवेट स्पेस है, जो हमारा मानसिक जीवन है, हमारा जो सामाजिक जीवन है, यानी कि जो हमारी लाइफ है, मैं यहाँ पे कंप्लीट कवर करूंगा इसको लाइफ वर्ड यूज करके। अगर हमें हमारी लाइफ को एंजॉय करना है तो हमें किसकी जरूरत होगी? हमें फ्रीडम की जरूरत होगी, स्वतंत्रता की जरूरत होगी। ठीक है दोस्तों, फ्रीडम मिल गई, आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, आप कहीं पर भी जा सकते हैं, कहीं पर भी रह सकते हैं, कहीं भी कोई भी कार्य आप कर सकते हैं। लेकिन आप सोचिए, जहां आप हैं, अगर वहां आपको स्वतंत्रता तो है लेकिन आपके साथ समानता का व्यवहार नहीं किया जा रहा है, तो क्या वो स्वतंत्रता आपको खुशी देगी क्या? तो आप सभी दोस्त कहेंगे कि नहीं सर, स्वतंत्रता का मतलब तभी है जब हमारे साथ में समानता का व्यवहार किया जाए। आपको स्वतंत्रता मिली और आप एक टीम का हिस्सा बन गए। ठीक है, अब वो टीम कोई स्पोर्ट्स टीम भी हो सकती है, कोई बिजनेस टीम भी हो सकती है, किसी भी तरह की एक टीम है, एक ग्रुप का। आपकी स्वतंत्रता ने आपको उस टीम और ग्रुप का हिस्सा तो बना दिया, लेकिन उस टीम और उस ग्रुप में आपके साथ में समान व्यवहार नहीं किया जा रहा है। तो क्या होगा? आप मानसिक रूप से डिससेटिस्फाई होने लगेंगे, इरिटेट होने लगेंगे, फ्रस्ट्रेट होने लगेंगे। ऐसा कुछ थोड़ा बहुत स्कूल्स में हमने कभी देखा होगा। जब कोई नया बच्चा किसी स्कूल में जाता है और वो उस क्लास में जाता है जहां कुछ बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं, तो उस बच्चे को थोड़ी परेशानी होती है उनके साथ घुलने मिलने में। कई बार उसे लगता है कि मेरे साथ समान व्यवहार नहीं किया जा रहा है, तो ऐसे में वो बड़ा परेशान होता है, अपने माता पिता से शिकायत करता है और वो कहता है कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरा वहां मन नहीं लगता है। अब मन नहीं लगने का कारण क्या है? क्योंकि अभी वो वहां पर पूरी तरह से स्वतंत्र एवं समान महसूस नहीं कर रहा है। तो आप समझ गए होंगे, अगर आप अपने बचपन में लौटे होंगे या ऐसे कुछ इंसिडेंट, ऐसी कुछ घटनाएं तो हमारे अब तक के जीवन में हमारे साथ बिल्कुल हुई होगी जहां पर हमारी स्वतंत्रता रोकी गई होगी। और स्वतंत्रता आपके घर में थोड़ी रोकी ही गई होगी, लेकिन वो स्वतंत्रता जो आपके माता पिता आपके लिए रोकते हैं वो आपकी भलाई के लिए रोकते हैं। लेकिन स्वतंत्रता चाहे वो भलाई के लिए रोकी गई हो या फिर हमारे लिए जबरदस्ती रोकी गई हो, आपको परेशानी तो हुई होगी। तो आप कम से कम इतनी मेरी बात समझ लीजिए, उस फीलिंग को थोड़ा सा फिर से फील कर लीजिए कि जब आपकी स्वतंत्रता किसी भी रूप में रोकी जाती है तो आपको अच्छा नहीं लगता है। जब आपको अच्छा नहीं लगता है, when you are not feeling good, on that time your development process will stop। जब आप अच्छा फील नहीं करते हैं, जब आप स्वतंत्र फील नहीं कर रहे हैं, आप इक्वल और समान फील नहीं कर रहे हैं, तो वहीं आपकी मानसिक स्थिति थोड़ी रुक जाती है। और जैसे ही आपका मानसिक विकास रुकता है वैसे ही आपका ओवरऑल डेवलपमेंट रुक जाता है। मेरी बात पर गौर करिएगा, जैसे ही आपका मानसिक विकास रुकता है, आपकी मानसिक संतुष्टि को अगर बाधा पहुंचती है, रुकावट पहुंचती है, वैसे ही आपका ओवरऑल डेवलपमेंट रुक जाता है। तो मेरे दोस्तों, ये मूल अधिकार हमें हमारी लाइफ के पर्सनल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब आप अपना पर्सनल डेवलपमेंट कर पाएंगे तो निश्चित ही आप अपना लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट भी कर पाएंगे। जब आप अपना पर्सनल डेवलपमेंट कर पाएंगे तभी आप सोसाइटी में, इकोनॉमी में, पॉलिटिक्स में अपनी भागीदारी निभा पाएंगे। बात समझ में आ रही है दोस्तों? तो मेरे सभी दोस्तों को मूल अधिकार के बारे में जो मैंने समझाया, तो उसकी जो मॉरल ऑफ द स्टोरी है वो आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी मैं बताता हूं कि मूल अधिकार वो अधिकार है जो हमारे व्यक्तिगत विकास के लिए, हमारे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास के लिए बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि उसके लिए हमें स्वतंत्रता चाहिए, हमें समानता चाहिए, हमें शोषण के विरुद्ध अधिकार चाहिए कि कोई हमारा शोषण ना कर सके, एक्सप्लॉइटेशन ना कर सके,
हमें फ्रीडम चाहिए हमारे धर्म के लिए, हमें शिक्षा का अधिकार चाहिए, हमें हमारा कल्चरल फ्रीडम चाहिए, और उन सभी अधिकारों की सुरक्षा के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज चाहिए, जो हम आखिरी में पढ़ेंगे। बात समझ में आई दोस्तों कि मूल अधिकार क्यों बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाते हैं। मैं आपके लिए डेफिनेशन भी लेकर के आया हूं कि मौलिक अधिकारों का अर्थ क्या होता है। देखिए दोस्तों, मौलिक अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं और जिनमें राज्य द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। यानी मौलिक अधिकार वो अधिकार हैं जो हमें संविधान द्वारा प्रदान किए गए हैं, जो हमें किसने दिए हैं, हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं। और उन मूल अधिकारों का अगर आप सकारात्मक रूप से पॉजिटिव वे में अगर आप उन अधिकारों को यूज में ले रहे हैं तो राज्य कभी भी आपके राइट्स में इंटरफेयर नहीं कर सकता है, हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। बात क्लियर है। सेकंड डेफिनेशन वही है जो मैं आपको बता चुका हूं। ये ऐसे अधिकार हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक हैं और जिनके बिना मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता। ये बात मैं आपको बता चुका हूं। तो अगर आप अपने मूल अधिकारों को पॉजिटिव वे में अपनी भलाई के लिए और लोगों की भलाई के लिए यूज में ले रहे हैं तो राज्य उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। और ये अधिकार आपको किसने दिए हैं? ये अधिकार आपको संविधान ने दिए हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो साधारण कानून है और जो मौलिक अधिकार है यानी मूल अधिकार है, इनके बीच में क्या अंतर होता है। तो देखो दोस्तों, साधारण कानूनी अधिकारों को राज्यों के द्वारा लागू किया जाता है। राज्यों के द्वारा मतलब सरकारों के द्वारा कानून बना करके लागू किया जाता है। जैसे भारत में जो केंद्र सरकारें हैं और जो राज्य सरकारें हैं वो समय समय पर कानून बनाती रहती हैं। तो जो सरकारों ने कानून बनाए हैं वो हमारे क्या हैं, वो कानूनी अधिकार हैं। ठीक है दोस्तों। और मौलिक अधिकार जो है वो हमें कौन देता है? संविधान देता है और संविधान ही उनकी सुरक्षा भी करता है। बात क्लियर है। तो संविधान ही हमें मूल अधिकार देता है और संविधान ही हमारे मूल अधिकारों की सुरक्षा करता है, जबकि अन्य कानूनी अधिकार जो हैं वो राज्य के द्वारा दिए जाते हैं और राज्य ही उनकी सुरक्षा भी करते हैं। बात क्लियर है। एक और अंतर देख लेते हैं। जो साधारण कानूनी अधिकार होते हैं अगर उनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन किया जाना है तो वो विधान मंडलों के द्वारा, अगर केंद्र के अंदर कोई कानून है अगर उसमें परिवर्तन किया जाना है तो पार्लियामेंट के द्वारा परिवर्तन किया जाएगा, और राज्यों के द्वारा अगर परिवर्तन किया जाना है तो लेजिस्लेटिव असेंबलीज के द्वारा परिवर्तन किया जाएगा। यानी नॉर्मल सामान्य कानूनी अधिकारों में जो परिवर्तन होता है वो विधान मंडलों के द्वारा परिवर्तित किए जाते हैं। वहीं अगर मूल अधिकारों में परिवर्तन किया जाना है तो वो मौलिक अधिकारों में परिवर्तन करने का अधिकार सिर्फ संविधान में परिवर्तन करके ही किया जाता है। यानी कि मूल अधिकारों में परिवर्तन करने के लिए आपको संविधान में परिवर्तन करना पड़ेगा। संविधान में परिवर्तन करना पड़ेगा यानी संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। बात समझ आ रही है दोस्तों। यानी कि मूल अधिकारों में परिवर्तन करने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। आगे जब हम मूल अधिकार पढ़ेंगे तो हमें दिखाई देगा कि संविधान में संशोधन करके कुछ मूल अधिकारों को तो जोड़ा गया और कुछ मूल अधिकार जो हमारे लिए उपयोगी नहीं थे उन मूल अधिकारों को हटा दिया गया। बात क्लियर है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकारों के बारे में मैं ये बात तो आप सभी दोस्तों को बता चुका हूं कि ये संविधान के भाग 3 का हिस्सा हैं और अनुच्छेद 12 से 35 तक हमें किसके बारे में पढ़ना है? मूल अधिकारों के बारे में ही पढ़ना है। बात क्लियर है क्या? ठीक है। यानी कि अनुच्छेद 12 से 35 तक हमें किसके बारे में पढ़ना है? मूल अधिकारों के बारे में पढ़ना है। ठीक है। इसके अलावा अनुच्छेद 12, 13, 33, 34 और 35 का जो संबंध है वो अधिकारों के सामान्य रूप से है और बाकी अनुच्छेद 14 से 32 तक जो हैं वो हमारे क्या हैं? बेसिकली
वो हमारे मौलिक अधिकार हैं। बात क्लियर है दोस्तों? एक पॉइंट जो मैं आपको यहीं क्लियर कर दूंगा, यहां आप देख रहे हैं अनुच्छेद 14 से 18, 19 से 22, 23 से 24, 25 से 28, 29 से 30 और लगातार फिर आ गया डायरेक्ट 32। तो ये अनुच्छेद 31 कहाँ गया? ये अनुच्छेद 31 जो था वो संपत्ति का अधिकार था। तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों को 7 श्रेणियों में बांटा गया था, लेकिन संपत्ति के अधिकार को सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया। किसके द्वारा? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो मैंने आपको अभी क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि मूल अधिकारों में अगर किसी भी प्रकार का परिवर्तन किया जाना है तो उसके लिए आपको संविधान में बदलाव करना होगा, और संविधान में बदलाव करने की जो प्रक्रिया है उसे हम संविधान संशोधन कहते हैं। तो जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, 44वां संविधान में जो बदलाव किया गया, उस बदलाव के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार जो मूल अधिकार था उस मूल अधिकार को हटा दिया गया। यानी कि अब संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 हमारा मूल अधिकार नहीं है। बात क्लियर हो गई दोस्तों? अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया, और मूल अधिकारों में अगर परिवर्तन करना है, चाहे हटाना है या जोड़ना है, तो आपको संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। बात क्लियर है क्या दोस्तों? आगे बढ़ें। देखिए, अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहां पर कुछ मूल अधिकारों के इतिहास में लेकर चलता हूं। ठीक है, तो मूल अधिकारों का जो इतिहास है वो क्या कहता है, वो थोड़ा सा आप उसके बारे में जानकारी सुन लीजिए, आपको इंटरेस्ट आएगा। आप बोलेंगे कि सर ये मूल अधिकार हमने कहां से लिए? तो जो बच्चे रेगुलरली क्लास ले रहे हैं उन्हें तो इसका जवाब निश्चित रूप से आता होगा। कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख दो कि मूल अधिकार हमने कहां से लिए हैं। मूल अधिकार हमने कहां से लिए हैं, कमेंट बॉक्स पर लिख दीजिए। इसके बारे में मैं बात आपको थोड़ी देर में बता दूंगा कि मूल अधिकार हमने कहां से लिए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए। अब आप बोलेंगे कि सर मूल अधिकार कहां से लिए हैं, वो तो आपने हमें बता दिया था, लेकिन वो मूल अधिकार जिस देश से हमने लिए, भारतीय संविधान के स्रोत में हमने पढ़ा था कि मूल अधिकार हमने जिस देश से लिए उसके पास ये आइडिया कहां से आया? तो सबसे पहले मूल अधिकारों की बात मानवीय इतिहास में, ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे पहले मूल अधिकारों की बात कहां पर हुई? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1215 में ब्रिटेन में, कहां पर? ब्रिटेन में। वहां के उस समय के जो सम्राट थे, उन सम्राट का नाम था सम्राट जॉन। सम्राट जॉन ने 1215 में एक अधिकार पत्र प्रस्तुत किया। क्या प्रस्तुत किया दोस्तों? अधिकार पत्र प्रस्तुत किया। और इस अधिकार पत्र को ब्रिटेन में जब प्रस्तुत किया गया, प्रेजेंट किया गया, तब इसका नाम वहां पर क्या था? अरे अधिकार पत्र थोड़े ना होगा, अधिकार पत्र तो हम हिंदी में बोल रहे हैं इसको। सम्राट जॉन ने जब इस पत्र को इशू किया तो इसको क्या बोला था? इसको बोला था दोस्तों मैग्ना कार्टा। मेरी बात समझ में आई कि ये मैग्ना कार्टा शब्द कहां से आया? क्यों मैं बार बार आपको कहता हूं कि जो भाग 3 है उसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, क्योंकि भाग 3 में क्या है? मूल अधिकार हैं। और जो मूल अधिकार सबसे पहले कौन लेकर के आए? ब्रिटेन के सम्राट जॉन 1215 में लेकर के आए। जब वो ये अधिकार लेकर के आए तो इन अधिकारों को उन्होंने बोला मैग्ना कार्टा। तो अब आपको क्लियर हो गई कि सर अब हमें समझ में आ गया कि भाग 3 को मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है। पहली बात समझ में आई।
अब 1215 में ये लेकर के आए और इन्होंने पहली बार मूल अधिकारों की बात करी अपने एक पत्र में, जिस पत्र को क्या बोला गया उस समय, मैग्ना कार्टा। और उसके बाद में 1689 में, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बाद में लिख लेना पॉइंट, 1689 के अंदर ब्रिटेन में बिल ऑफ राइट्स के रूप में, किस रूप में, बिल ऑफ राइट्स के रूप में ब्रिटेन में कुछ मूलभूत अधिकार प्रदान कर दिए गए। यानी कि हमें यह समझ में आ जाता है कि सबसे पहले मूल अधिकारों की जो बात है वो 1215 में की गई थी और बाद में 1689 के अंदर ब्रिटेन में बिल ऑफ राइट्स के रूप में कुछ मूलभूत अधिकार ब्रिटेन की जनता को दे दिए गए। बात क्लियर? चलिए दोस्तों, यहां तक की कहानी समझ आ गई होगी। अगले पॉइंट पे चलिए। इसके बाद क्या होता है, 1789 में फ्रांस के अंदर भी लोगों को कुछ मूलभूत अधिकार दे दिए। 1789 में फ्रांस में भी कुछ वहां की जनता को कुछ मूलभूत अधिकार दे दिए। आप सोच रहे होंगे कि सर हंस क्यों रहे हो? मैं इसलिए हंस रहा हूं क्योंकि फ्रांस के लोग इतने ज्यादा जागरूक थे, इतने ज्यादा अवेयर थे अपने अधिकारों को लेकर कि उन्होंने उस समय के वहां के जो सम्राट, जिनका नाम था लुई 16, लुई 16 ने उनकी जनता के मूल अधिकारों का हनन किया और इस मूल अधिकारों के हनन की सजा के रूप में इन्हें फांसी की सजा दे दी गई। यानी कि 1789 में फ्रांस में जो मूलभूत अधिकार दिए गए, वो मूलभूत अधिकार वहां की जनता के लिए इतने जरूरी थे, वो इतने अवेयर थे कि उन्होंने अपने राजा को भी नहीं बख्शा और उन्हें क्या दे दी गई, फांसी दे दी गई। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं 1791 में अमेरिका में। 1791 में अमेरिका के संविधान में फंडामेंटल राइट्स को शामिल कर लिया गया, वहां के संविधान में संशोधन करके। 1791 में अमेरिका के संविधान में संशोधन करके फंडामेंटल राइट्स को अपना लिया गया, शामिल कर लिया गया। और यहीं यूएसए से हमने, यानी भारत ने जो मूल अधिकारों को लिया वो कहां से लिया, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से हमने लिया। ये बात मैं आपको बता चुका हूं और ये समझ में आपको आ गई होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये यहां तक की बात हो गई क्लियर। अब आप दूसरा सवाल आपके दिमाग में अगर आ रहा होगा कि सर भारत में मूल अधिकारों की प्रक्रिया कब से शुरू हुई? क्या संविधान जब बन रहा था क्या उसी समय पर मूल अधिकारों की बात की गई थी? क्या संविधान सभा में ही पहली बार मूल अधिकारों पर चर्चा चालू हुई थी क्या? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, नहीं दोस्तों, भारत में भी मूल अधिकारों की चर्चा का इतिहास पुराना है। सबसे पहले 1895 ईस्वी में मैंने आपको बताया था कि समय समय पर भारत में, उस समय ब्रिटेन का जो राज था, तो ब्रिटेन विधेयक यानी कानून बना करके भेजता था। जैसे हमने 1858 का एक्ट पढ़ा, 1861, 1884 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट हमने पढ़ा था। हमने एक्ट्स पढ़े थे ना, भूल गए क्या या याद है? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, फिर 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट, फिर 1858 का भारत सरकार अधिनियम, महारानी का शासन जिसमें स्थापित कर दिया गया। ये सारे एक्ट पढ़े थे ना। इसी प्रकार 1895 में 1895 में पहली बार उस समय एक विधेयक प्रस्तुत किया गया जिसमें मौलिक अधिकारों की बात भारत में की गई थी। यानी भारत में सबसे पहले मूल अधिकारों की बात, सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स की जो बात है वो कब की गई? 1895 में की गई। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। फिर उसके बाद में क्या हुआ सर? बोले 1917 से 1919 के बीच में कांग्रेस ने मूल अधिकारों की बात करी। ठीक है दोस्तों, 1925 में एनी बेसेंट के बारे में पढ़ेंगे हम। जब हम इतिहास पढ़ेंगे तो हम एनी बेसेंट के बारे में पढ़ेंगे।
1925 में एनी बेसेंट ने भी डिमांड करी किसकी? मूल अधिकारों की। इसके बाद में क्या हुआ? 1928 में आई थी एक नेहरू रिपोर्ट। ये आपको मैंने बताया था, भारतीय संविधान के विकास के इतिहास क्रम में नेहरू रिपोर्ट के बारे में हमने बात करी थी। तो नेहरू रिपोर्ट में जो उसके अध्यक्ष थे, जिन्होंने ये रिपोर्ट प्रस्तुत करी थी, मोतीलाल नेहरू जी ने इस नेहरू रिपोर्ट में भी मूल अधिकारों की बात करी थी। बात क्लियर है क्या दोस्तों? उसके बाद में 1931 में जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हो रहा था, जिसमें महात्मा गांधी भाग लेने गए थे, उस समय भी मूल अधिकारों की चर्चा महात्मा गांधी जी ने करी थी 1931 में, जब गोलमेज सम्मेलन, दूसरा गोलमेज सम्मेलन जिसमें महात्मा गांधी शामिल होने के लिए लंदन गए थे। बात क्लियर है क्या दोस्तों? तो ये पूरा इतिहास रहा है भारत में मूल अधिकारों की चर्चाओं का। बात क्लियर है? चलिए दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में मैं अब आपको बताना चाहूंगा कि संविधान सभा में किस प्रकार से मूल अधिकारों को शामिल किया गया। तो मैंने आपको पढ़ाया था संविधान सभा की समितियां, पढ़ाया था ना, संविधान सभा की समितियां। जो बच्चे बाद में जुड़े हैं वो पिछली क्लासेस में जाके संविधान सभा की समितियों, संविधान सभा के स्रोत, भारतीय संविधान के विकास का इतिहास क्रम, वो सारी क्लासेस देख लें। आपको सारी क्लासेस रेगुलर बेसिस में मिल जाएंगी, और समय मिला तो हम दोबारा उनके बारे में बात करेंगे। तो मैंने आपको संविधान के अंदर जब वो संवैधानिक सभा की समितियों के बारे में पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में मूल अधिकारों के लिए एवं अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए एक समिति बनाई गई थी, और एक उप समिति बनाई गई थी जे.बी. कृपलानी की अध्यक्षता में। और इन्होंने ये सुझाव दिया था कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल किया जाना चाहिए। तो ये संविधान सभा का इतिहास हो गया, और ये हमने समितियों में पढ़ा भी है और लिखा भी है कि वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में और जे.बी. कृपलानी की उपाध्यक्षता में एक समिति बनी और एक उप समिति बनी। और उन्होंने क्या सुझाव दिया कि भारत के संविधान में मूल अधिकार होने चाहिए, और मूल अधिकारों को हमने शामिल कर लिया। तो यहां तक की कहानी मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई होगी। तो अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? मूल अधिकारों को बड़े प्यार से, धीरे धीरे, शांति से पढ़ेंगे, क्योंकि भैया इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो कुछ दिन चाहे ज्यादा लग जाए, लेकिन आराम से धीरे धीरे समझ के पढ़ेंगे। तो आज हमने अब तक क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ा कि मूल अधिकार क्यों हमारे लिए जरूरी है, मौलिक अधिकारों का क्या अर्थ होता है, कि मौलिक अधिकार हमारे पर्सनल डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, मौलिक अधिकार संवैधानिक अधिकार हैं। अगर मौलिक अधिकारों में कोई परिवर्तन करना है तो वो संविधान में परिवर्तन करके ही किया जा सकता है। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है। भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा क्योंकि ब्रिटेन में जब सबसे पहले इन अधिकारों को इंट्रोड्यूस करवाया गया था, तब इन्हें मैग्ना कार्टा ही बोला गया था 1215 में। अनुच्छेद 12 से 35 तक हम मूल अधिकारों के बारे में पढ़ते हैं। अनुच्छेद 12, 13, 33, 34, 35 का जो है ये तो सामान्य अधिकार हैं, और अनुच्छेद 14 से 32 तक हमें दिखाई देते हैं मूल अधिकार। इसमें भी हमने देखा कि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा बदलाव करके अनुच्छेद 31 को हटा दिया गया। यहां तक की कहानी आपकी अगर क्लियर है, तो अब मैं आगे बढ़ूंगा और मैं आपको उन मूल अधिकारों की जानकारी दूंगा जिनके बारे में पढ़ना है हमें अगली कक्षाओं में। पहला, समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 to 18। देखो, एक ये जो आपको टेबल दिखाई दे रही है ना, ये टेबल तो आपको याद में रखनी ही है, फिर बाद में इस टेबल में एक एक पॉइंट को भी हमें याद में रखना है। तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। बात क्लियर है क्या दोस्तों? ये 6 अधिकार हैं,
इन अधिकारों के अंदर कुछ अधिकार हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार 29-30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। आगे बढ़ें, यहां तक की बात क्लियर होगी। थोड़ी लंबी सांस ले लो अगर परेशानी हो रही है। वैसे मुझे नहीं लगता परेशानी हो रही होगी, क्योंकि बड़े प्यार से धीरे धीरे एक एक शब्द को धीरे धीरे प्यार से समझ रहे हैं हम। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए, कोई भी चीज अगर समझ में नहीं आती है तो परेशान नहीं होना है। चीज को दोबारा पढ़ो, रिवाइज करो। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, ये दोहा पढ़ा होगा स्कूल में। बार बार अभ्यास करके आप कितना भी निपुण होना चाहते हैं वो निपुण हो सकते हैं। विराट कोहली में और बाकी के बल्लेबाजों में बस इतना ही अंतर है। विराट कोहली और सुरेश रैना, अगर दो बल्लेबाजों की तुलना करें तो सुरेश रैना पहले टीम में स्थापित हो गए थे, विराट कोहली बाद में स्थापित हुए। लेकिन विराट कोहली आज कप्तान है और सुरेश रैना टीम से बाहर है। अंतर क्या है? विराट कोहली करते हैं प्रैक्टिस, जमकर प्रैक्टिस करते हैं, एक ही शॉट को हजार हजार बार खेलते हैं। तो अब वो जो शॉट्स हैं उनके, वो उनकी बॉडी में रच गए हैं, बस गए हैं। अब कैसी भी बॉल डालो शॉट तैयार रहता है। तो आपको भी बार बार रिवीजन करके क्या करना है? हर कंटेंट को याद कर लेना है। एग्जामिनर कैसी भी सवाल का बॉल फेंके, आपको उसमें 6 मारना ही मारना है। बात समझ में आ रही है क्या? तो अब मेरी बात को आगे बढ़ाता हूं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अब हम यहां पे अनुच्छेद 12 और 13 के बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, 12 और 13 सामान्य अधिकार के रूप में है। ठीक है, तो अनुच्छेद 12 क्या बात करता है, आप ये मेरी बात ध्यान से सुनना। पहले तो मैं आपको 4-5 शब्दों में क्लियर कर देता हूं कि अनुच्छेद 12 बात क्या करता है। अनुच्छेद 12 आर्टिकल 12 आपको एक डेफिनेशन देता है। बोले सर कैसी डेफिनेशन देता है? ये आपको डेफिनेशन देता है स्टेट की, राज्य की परिभाषा देता है। अनुच्छेद 1 हमने पढ़ा था, भारत क्या है? भारत क्या है? राज्यों का संघ है। इंडिया इज अ स्टेट, भारत एक राज्य है। जो राज्य किससे मिल के बनता है? राज्यों के संघ से मिलकर के बनता है। यानी सभी राज्यों से मिलकर के एक राज्य का निर्माण होता है, और उस राज्य को हम क्या बोले हैं? इंडियन स्टेट, इंडिया या भारत। बात समझ में आ गई? राष्ट्र भी कहते हैं। ये बोलना कि भारत को सर राज्य कैसे बोल रहे हो, अरे वो जो राष्ट्र और देश है ना, संविधान की परिभाषा में उस राष्ट्र और देश को राज्य कहा जाता है। राज्य ये राजस्थान, हरियाणा, यूपी तो है ही, लेकिन जब संविधान की भाषा में बात करते हैं तो देश को एक स्टेट मानते हैं। तो स्टेट मानते हैं तो हिंदी में क्या बोलोगे? देश को राज्य बोलोगे। तो अनुच्छेद 12 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है कि भैया राज्य क्या होता है। तो आप बोलोगे सर ये राज्य की परिभाषा क्यों दी गई है? राज्य की परिभाषा तो हमें पता है, ये देश है, इस देश के अंदर केंद्र सरकार है, वहां पे संसद है, राज्य सरकार है, विधानमंडल है, स्थानीय सरकारें हैं, पंचायतें हैं, नगर पालिकाएं हैं। ये सब तो हमें पता है कि ये सब राज्य की परिभाषा यानी सरकार में आते हैं। तो ये आपको क्यों बताया है राज्य की परिभाषा? देखिए दोस्तों, जो ये मूल अधिकार आपके पास में है, इन मूल अधिकारों को आपको दिया जो गया है वो तो संविधान के द्वारा दिया गया है। मेरी बात ध्यान से सुनना, मूल अधिकार आपको संविधान के द्वारा दिए गए हैं, लेकिन इन मूल अधिकारों का जो संरक्षण है, इन मूल अधिकारों को जो आप इंजॉय करेंगे, एंटरटेन करेंगे, इन मूल अधिकारों का जो संरक्षण करेगा वो कौन करेगा? वो राज्य करेगा, यानी सरकारें करेंगी। आपके और मेरे जो मूल अधिकार हैं, उन मूल अधिकारों का संरक्षण करने का अधिकार यानी उन्हें सुरक्षित रखने का अधिकार किसे दिया गया है? राज्य को दिया गया है। बात क्लियर है क्या? तो अब मैं पहले आपको परिभाषा दिखाता हूं, फिर आगे की बात हम बाद में करेंगे। देखिए, अनुच्छेद 12 में दी गई परिभाषा के अनुसार राज्य का अर्थ है संघ एवं राज्य सरकारें, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार।
केंद्र और राज्य सरकार में क्या आ गई, यानी केंद्र और राज्य सरकार किसमें आते हैं, राज्य की परिभाषा में आते हैं। इसके अलावा संसद, सभी राज्य विधायिकाएं, स्थानीय एवं अन्य अधिकारी, भारत के सभी क्षेत्र और भारत सरकार के अधीन जो क्षेत्र है, जो बॉडीज हैं, जो कंपनियां हैं, वो सभी किसमें आएंगी, राज्य की परिभाषा में आएंगी। ये 4 पॉइंट आपके लिए हैं। भारत की सरकार एवं संसद, ये तो आप जानते हैं, यानी मोदी जी की सरकार और संसद। राज्य की सरकार और विधानमंडल, यानी गहलोत जी की सरकार और विधानमंडल। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर और भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय प्राधिकारी। तो इसमें स्थानीय प्राधिकारी में स्थानीय सरकारें भी आ जाएंगी, जैसे पंचायतें, नगर पालिकाएं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, म्युनिसिपल बोर्ड्स, ये सब किस में आ जाएंगी, स्थानीय सरकारों में। और सभी स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी में क्या आ जाएंगी, भारत सरकार और राज्य सरकार के अधीन जितनी भी कंपनियां हैं, जितनी भी बॉडीज है, जैसे LIC गवर्नमेंट कंपनी है ना, LIC, ONGC, भेल, NTPC, यानी कि सीधी सी बात क्या है कि राज्य की परिभाषा में सर हम समझ गए क्या आएगा, क्या बच्चों समझ गए ना, यानी राज्य की परिभाषा में क्या आएगा, वो हर चीज जो सरकार से जुड़ी हुई है, वो हर चीज जिसमें सरकार है, चाहे वो सरकारी कंपनी हो, चाहे वो संसद हो, विधानसभा हो, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, पंचायत हो, नगर पालिका, यानी कि वो हर चीज जहां पर 50% से ज्यादा और 100% तक, यानी 50% से ज्यादा और 100% तक सरकार की भागीदारी है, वो सब किसकी परिभाषा में आ जाएंगे, राज्य की परिभाषा में आ जाएंगे। और जो राज्य की परिभाषा में आ जाएगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका ये दायित्व है कि वो आपके मूल अधिकारों को संरक्षण प्रदान करेगा। दैट इज द ड्यूटीज ऑफ द स्टेट। दे विल प्रोवाइड द प्रोटेक्शन टू योर फंडामेंटल राइट्स. They will provide the freedom and equality that you can entertain, you can enjoy your fundamental rights. I hope आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि राज्य की परिभाषा यानी कि सरकार, सिंपल सी बात, सीधी सी बात, सरकारें, केंद्र, राज्य सरकारें, सरकारी कंपनियां, सरकारी निकाय, सरकारी अधिकारी, सरकारी अफसर, सबके सब क्या है, राज्य की परिभाषा का हिस्सा हैं। बात क्लियर है? अनुच्छेद 12 समझ में आ गया, तो अब अनुच्छेद 13 सुन लो। मूल अधिकारों का संरक्षण कहां दिया? अनुच्छेद 12 में। यानी कि मूल अधिकारों से संबंधित जो मुख्य संरक्षण करता है, जो प्रोटेक्शन बॉडी है, वो कौन है? वो राज्य है। तो क्या राज्य कभी कोई ऐसा कानून बना सकती है क्या जिससे आपके मूल अधिकारों का हनन हो? क्या राज्य सरकारें, क्या संसद, क्या विधानमंडल या कोई अधिकारी या कोई सरकारी बॉडी, क्या वो कोई ऐसा नियम या कानून बना सकते हैं क्या जिससे आपके मूल अधिकारों का हनन हो, वॉयलेशन हो और आपके मूल अधिकारों में कमी कर दी जाए? तो संविधान सभा के दिमाग में ये प्रश्न आया था, मैं बता दूं आपको, उनके दिमाग में ये प्रश्न आया कि कभी सरकारें अगर तानाशाह हो गई, कभी सरकारें ज्यादा पावरफुल हो गई, तो क्या वो लोगों के मूल अधिकारों में कटौती कर सकती है क्या? तो उनका जवाब ये था कि हाँ, बिल्कुल कटौती तो कर सकती है। और संविधान सभा, मैंने आपको बताया था, हमारे देश की महान संविधान सभा, जिसने खूबसूरत संविधान हमें दिया, जहां पे हर बात का ख्याल रखा गया, जहां उस संविधान को कहीं लचीला बनाया गया तो कहीं उस संविधान को कठोर बनाया गया। ये बात हम पढ़ चुके हैं। तो यहां पर संविधान को लचीला और कठोर बनाते हुए, आपके और मेरे मूल अधिकारों की रक्षा करते हुए, उन्होंने मूल अधिकारों के लिए एक सुरक्षा कवच बना दिया। सुरक्षा कवच कैसा? जैसे महाभारत में कर्ण के पास में सूर्य कवच था और कुंडल थे, वो कुंडल और सूर्य का कवच जो कर्ण की रक्षा करता है और रक्षा कर सकता था, अगर वो भगवान कृष्ण ने नहीं लिया होता इनडायरेक्ट रूप में, बात समझ में आ रहे हो,
तो वो सुरक्षा कवच, आपका सुरक्षा कवच मूल अधिकारों का क्या है? आपके मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच है अनुच्छेद 13। अब आपके पास में कर्ण के सुरक्षा कवच के तरह सूरज भगवान कोई आपको कवच और कुंडल तो देंगे नहीं, लेकिन संविधान सभा ने आपको कुंडल और कवच की जगह अनुच्छेद 13 दे दिया कि भैया अनुच्छेद 13 जो है वो आपके मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच है, प्रोटेक्शन करेगा आपके मूल अधिकारों का। अब कैसे करेगा वो देखिए। देखिए, अनुच्छेद 13 के प्रावधान मौलिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु हैं और ऐसे किसी भी कानून को शून्य घोषित करते हैं जो मौलिक अधिकारों की अवमानना करते हों या इनके साथ असंगत हो। थोड़ी सी भाषा टिपिकल है तो आसान भाषा में समझ लीजिए, अनुच्छेद 13 जो है वो मौलिक अधिकारों का सुरक्षा कवच है और ये सुरक्षा कवच ऐसे किसी भी कानून को, वो कानून चाहे संसद ने बनाया हो, चाहे वो विधानमंडल ने बनाया हो, चाहे वो केंद्र सरकार ने बनाया हो या राज्य सरकार ने बनाया हो, अगर ऐसा कोई भी कानून जो आपके मूल अधिकारों में कमी करता है, उन मूल अधिकारों का हनन करता है, तो अनुच्छेद 13 उस कानून को बनने से रोक देगा और उसे बिल्कुल क्या कर देगा? शून्य कर देगा, कैंसिल कर देगा। यानी कि संसद और विधानमंडल ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकते हैं जिन कानूनों से मूल अधिकारों में क्या हो? कमी हो, उनका हनन हो या उनका वॉयलेशन हो। अगर गलती से कोई ऐसा कानून बन भी गया जो आपके और मेरे मूल अधिकारों का क्या कर रहा है? हनन कर रहा है, वॉयलेशन कर रहा है, तो अनुच्छेद 13 क्या करेगा? हमारे आगे आकर खड़ा हो जाएगा और उस कानून को अपनी AK-47 से जीरो कर देगा, खत्म कर देगा, शून्य कर देगा। तो हुआ ना आपका सुरक्षा कवच, मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच? हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। अब आप बोलोगे सर करेगा कौन? ये AK-47 चला के उस मूल अधिकारों का हनन करने वाला जो कानून है, जो हमारे मूल अधिकारों का हनन करने वाला है, इसके सामने सुरक्षा के लिए खड़ा कौन होगा? तो भैया इसके लिए आपके सामने दो लोग खड़े हो सकते हैं। एक खड़ा हो सकता है सुप्रीम कोर्ट और एक खड़ा हो सकता है हाई कोर्ट। यानी कि ये दो शक्तिमान हैं, या समझ लो एक शक्तिमान और एक स्पाइडरमैन है। ये दोनों सुपर हीरोज, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, आपके मूल अधिकारों की रक्षा करेंगे। कैसे करेंगे? ऐसा कोई भी अगर कानून बना, चाहे संसद या विधानमंडल के द्वारा, जो मूल अधिकारों में कटौती करता है और कमी करता है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उस कानून को अपने पास बुलवा लेंगे और उसकी न्यायिक समीक्षा करेंगे, न्यायिक पुनराविलोकन करेंगे, जुडिशियल रिव्यू करेंगे। यानी अनुच्छेद 13 सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को यह अधिकार देता है कि सरकारें यानी संसद और विधानमंडल अगर कोई ऐसा कानून बनाती हैं जो अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को लग रहा है कि ये कानून मूल अधिकारों में कमी कर सकता है, हनन कर सकता है, तो वो उस कानून की समीक्षा कर सकती हैं, उस कानून को पढ़ सकती हैं, देख सकती हैं, समझ सकती हैं। और अगर उन्हें लगा कि ये कानून मूल अधिकारों में कमी करेगा तो वो तुरंत प्रभाव से उस कानून को शून्य कर देंगे, जीरो कर देंगे और कह देंगे कि इस कानून के द्वारा जनता के मूल अधिकारों का हनन होता है, तो आप इस प्रकार के कानून को भारत में या भारत के किसी राज्य में लागू नहीं कर सकते हैं। तो सीधी सी बात, सिंपल सी बात, अनुच्छेद 13 आपके मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच है और वो सुरक्षा कवच आपको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के थ्रू मिलता है। अगर संसद ऐसा कोई भी कानून बनाती है या राज्य की विधानसभाएं ऐसा कोई भी कानून बनाती हैं या सरकारें कोई ऐसा कानून लाती हैं कि जिससे आपके मूल अधिकारों में कमी होती है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उस कानून को देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, उसकी न्यायिक समीक्षा करेंगे, जुडिशियल रिव्यू करेंगे और अगर उन्हें लगता है कि इस कानून के द्वारा मूल अधिकारों में कमी हो सकती है तो वो उस कानून को बनने से रोक देंगे और उसे शून्य कर देंगे।
यहीं इसकी परिभाषा भी दी गई है कि न्यायिक समीक्षा के लिए एक संवैधानिक आधार प्रदान करता है, क्योंकि यह उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को यह अधिकार देता है कि वे संविधान के पूर्व कानूनों की भी व्याख्या कर सकते हैं। यानी संविधान से पूर्व जो कानून थे वो और वर्तमान में जो कानून बनेंगे, संविधान से पूर्व जो कानून थे और वर्तमान में जो कानून बन रहे हैं उनकी व्याख्या करे, और यह तय करने का अधिकार देता है कि ऐसे कानून वर्तमान संविधान में मूल्यों और सिद्धांतों के साथ सुसंगत नहीं है, यानी कि ऐसे कानून वर्तमान संविधान में हमारे मूल अधिकारों के सामने टिक नहीं सकते हैं। तो जो कानून संविधान से पहले थे उन कानूनों की व्याख्या करने का भी अधिकार देता है, जो कानून पहले थे उन कानूनों की भी व्याख्या करने का अधिकार देता है, और कोई अगर ऐसा कानून सरकारें बनाती हैं उसका जुडिशियल रिव्यू करने का भी अधिकार देता है। तो दोस्तों यहां तक की कहानी आपको क्लियर होगी। हमने मूल अधिकारों के बारे में देखा, मूल अधिकार कौन से भाग में है, कौन से अनुच्छेद, कौन कौन से मूल अधिकार हमने पढ़ने हैं वो देखा, अनुच्छेद 12 और 13 की बात करी, मूल अधिकार क्यों आवश्यक है वो हमने देखा। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। टॉपिक थोड़ा बड़ा है और थोड़ा सा पेचीदा है, टिपिकल भी है, तो आप धीरे धीरे करते चलिए। कल हम अनुच्छेद 14 से 18 तक की क्लास के बारे में बात करेंगे कि अनुच्छेद 14 से 18 क्या कहते हैं। तो अगले 2 से 3 दिनों में हम मूल अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे, उनको समझेंगे और याद करेंगे। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। बार बार पढ़ें, रिवीजन करते रहें और ध्यान से पढ़ें। ठीक है दोस्तों, ऑल द बेस्ट, वेरी गुड लक, जय हिंद, जय भारत।